वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जैसा कि नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जो मॉक टेस्ट पिछला सॉल्व कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। डेली रात को 9 बजे आरओ को टारगेट करते हुए हम लोग डेली जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखिए और इससे पहले भी जो क्लासेस हुई हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप उनको भी रिवाइज करते रहिए। जो बच्चे न्यू हैं उनको बताना चाहूँगी ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है और इसके साथ में दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास चल रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन भी चल रहा है और बाकी सब्जेक्ट भी साथ में कवर हो रहे हैं। तो आप दोनों क्लासेस देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ये सामने आपके नंबर दिए गए, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप आप ज्वाइन करके, जो कि आपका 27 जुलाई को एग्जाम है आरओ का, खासकर उसको टारगेट करते हुए मैं सीरीज चला रही हूँ। और जो बच्चे स्टडी मटेरियल को लेकर के अभी कंफ्यूज हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा, कोई अदर बुक कोई भी कंटेंट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो डेली टारगेट मिलते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी तो आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, साथ में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आपको वैसे ही दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पैटर्न है एग्जाम का यूपीपी से, जैसे अब अभी पेपर हुआ था आरओ का हुआ था, या आयो का जैसा पैटर्न होता जा रहा उन्हीं पे आधारित आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जा रही है और आप उसके साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी है, ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है उस पर भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का भी साथ में चल रहा है कोर्स और जो अदर स्टेट पीसीएस हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे आज देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से न्यूनतम पीएच वाले जिनका पीएच वैल्यू मिनिमम है लीस्ट है वो बताना है। गैस्ट्रिक जूस में, बेकिंग सोडा, एसिड रेन या ब्लैक कॉफी में बताना है। तो एक एक करके सबसे पहले देखिए, जो जठर रस होता है गैस्ट्रिक जूस होता है ये एसिडिक नेचर का होता है, इसका पीएच होता है 1.2 से 2 तक, ठीक है। बेकिंग सोडा का होता है 9.2 और अम्ल वर्षा एसिड रेन का कितना होता है 2 से 5.6, ठीक है। ब्लैक कॉफी का होता है 4.5 से 5.5। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पीएच मान किसका है, वो बेकिंग सोडा का है। सबसे कम किसका है, तो गैस्ट्रिक जूस का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें बताना है कुछ स्टेटमेंट है कौन से करेक्ट है। पहला, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड की तरह। और फिर है टेट्रा एथिल लेड, इसका यूज करते हैं एंटी नॉक एजेंट की तरह। जिंक फॉस्फाइड का यूज किया जाता है अग्निशामक में, एक्सटिंग्विशर जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं रोडेंटिसाइड की तरह। इसका राइट आंसर देखिए, बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये यूज होता है इंसेक्टिसाइड की तरह। टेट्रा एथिल लेड एंटी नॉक एजेंट। जिंक फॉस्फाइड ये होता है यूज रोडेंटिसाइड की तरह, मतलब कृंतकनाशी होता है। और फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना। ऑप्शन ए, बोरिक एसिड का यूज एंटीसेप्टिक और इंसेक्टिसाइड की तरह करते हैं। सेकंड है, डायनेमो टरबाइन और पवन मिल ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आंवले में इंटरनल नेक्रोसिस डिजीज होती है जो कि जिंक की कमी से होती है। और पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं फोटोग्राफी में। कौन सा एक इनकरेक्ट है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर दिया गया है आंवले में, गूसबेरी में कौन सा होता है, तो जिंक की डेफिशिएंसी से इंटरनल नेक्रोसिस होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, आंवले में जो इंटरनल नेक्रोसिस रोग होता है, या फिर चुकंदर में, बीटरूट में हार्ट रॉट रोग होता है, हार्ट रॉट रोग, ठीक है। और फूल गोभी में ब्राउनिंग डिजीज होती है। ये सब बोरॉन की कमी से होती है, जिंक की कमी से नहीं होती। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस पोषक तत्वों के समूह का चयन करना है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर, या फिर सल्फर, मैग्नीज और बोरान, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सारे कैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मैग्नीज है, बोरॉन है, जिंक है, कॉपर है और क्लोरीन है, ठीक है। ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो सल्फर दिया गया है, सल्फर मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है।
और मैग्नीशियम दिया गया वो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में है, ठीक है। जिंक, कॉपर, क्लोरीन, बोरॉन, मैग्नीज ये सारे कैसे हो जाएंगे, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान से देखिए, उस अम्ल का चयन करें जो नटल नामक वनस्पति के कांटों में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, फार्मिक एसिड या लैक्टिक एसिड। तो देखिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फार्मिक एसिड नटल नामक वनस्पति के कांटों में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड पपीता, पपाया, ब्रोकली में होगा। टार्ट्रिक एसिड अनानास, पाइनएप्पल जिसे बोलते हैं, बनाना में होगा। और लैक्टिक एसिड दही और खट्टे दूध में होगा, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, केशिकत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कुछ स्टेटमेंट दिए गए, बताना है इनमें किन में कैपिलैरिटी होती है। जो इंक है उसके द्वारा इंक अब्जॉर्प्शन बाय ब्लॉटिंग पेपर, मतलब जो स्याही का सोखना होता है सोखते के द्वारा। सेकंड है जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका राइज करना अपवर्ड। थर्ड है स्प्रेडिंग ऑफ वाटर ड्रॉप ऑन द कॉटन क्लॉथ, जब आप देखते हैं सूती वस्त्रों पे पानी पड़ता है तो वो फैल जाता है। और स्फेरिकल शेप ऑफ अ वाटर ड्रॉप कभी देखिए गोल होती है, वो क्यों होती है। तो देखिए इसके जो कैपिलैरिटी के एग्जांपल है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों हैं, बट फोर्थ नहीं है, क्योंकि वाटर ड्रॉप जो स्फेरिकल शेप ले लेती है वो होता है सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है, ना कि कैपिलैरिटी की वजह से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ बहुत कम होती है। बैरोमीटर की रीडिंग अगर अचानक गिर जाती है तो तूफानी मौसम का संकेत है। और ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एट्थ क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके कारण ही आकाश क्या होता है, ब्लू कलर का दिखता है। और जो सफेद प्रकाश में उपस्थित ये जो वायलेट कलर है, ये शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। थर्ड है मृग तृष्णा का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, इसी वजह से स्काई जो है ब्लू दिखता है। अब देखिए सबसे कम विचलित कौन सा होता है प्रिज्म में, तो जो सफेद प्रकाश है इसमें लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, सबसे ज्यादा विचलित होता है बैंगनी कलर। और मृग तृष्णा ये जो बनता है, मिराज बनता है, क्यों बनता है, रिफ्लेक्शन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, माफ कीजिएगा, प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसके कारण मृग तृष्णा बनता है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। नाइन्थ क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पराबैंगनी किरणों के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए या जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। तो अल्ट्रावायलेट रेज का यूज इन सभी में किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है जब सड़कों पर आवश्यक घर्षण नहीं होता तो वाहनों के जो पहिए हैं वो फिसलने लगते हैं और ये फ्रिक्शन के कारण ही ईंटों का एक दूसरे के ऊपर रखकर दीवार का निर्माण कर पाना संभव होता है और इसी की वजह से ब्लैक बोर्ड पर कागज पर लिखना भी संभव होता है। तो फ्रिक्शन से संबंधित ये तीनों तथ्य सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। 11th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो प्लांट के पार्ट्स हैं और उनके एडिबल मटेरियल है उनसे मैच करना है। जड़ में बताया जा रहा है चुकंदर है, तो रूट होता है बीट रूट, फूल शकरकंद है, पत्तियां पत्ता गोभी और तने में मेथी आती है। एक एक करके देखते हैं। तो जड़ या रूट कौन से होते हैं, तो गाजर, चुकंदर, मूली, शकरकंद ये सारे जड़ हैं। फूल क्या है, तो जो पत्ता गोभी, फूल गोभी ये फूल होते हैं, फ्लावर होता है प्लांट का जो पार्ट हम बात कर रहे हैं, गलत हो गया। शकरकंद अभी बताया ना रूट है, स्वीट पोटैटो, और पत्ता गोभी कैबेज क्या बताया, फ्लावर है, ठीक है। तने में क्या आएगा, गन्ना, प्याज और आलू, याद रखिएगा। स्टेम में कौन सा आता है, शुगर केन, अनियन और पोटैटो, ये भी गलत हो जाएगा। हमें सही क्या दिया गया है, तो जड़ सही दिया गया है, ठीक है, पहला सही है। इसके अलावा हमने पत्तियां देखी, पत्तियों में सरसों, पालक और मेथी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कौन सा गलत है, अच्छा गलत पूछा गया, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, केवल पहला सही है। 12th क्वेश्चन है, चूज द राइट आंसर। ऑप्शन ए न्यूकैसल रोग मुर्गियों से संबंधित है और जो वायरस है वो बैक्टीरिया और प्लांट दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है। थर्ड है जो कॉड मछली है इसके यकृत से एक ऑयल मिलता है, इसमें विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में होता है। तो देखिए न्यूकैसल मुर्गियों में होता है, ये एक तरह का डिजीज है जो वायरल डिजीज होती है। और नेक्स्ट है जो वायरस है बैक्टीरिया और फंजाई दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन कॉड लीवर ऑयल जो है, कॉड मछली से मिलता है ना उसके लीवर से ऑयल, उसमें होता है विटामिन A और D, ना कि विटामिन B12। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 13th क्वेश्चन देखिए, विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सेकेंड स्टेटमेंट है विटामिन के विभिन्न प्रोटीन्स बनाने में मदद करता है, विटामिन जो के है।
जो रक्त का थक्का जमने और हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। थर्ड, एस्चेरिचिया कोलाई नामक जो बैक्टीरिया है वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में बड़ी मात्रा में विटामिन के और विटामिन B12 का उत्पादन करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो एक तरह के जो विटामिन है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस में या फिर ब्लड क्लॉटिंग में या फिर हड्डियों के निर्माण में भी, बिल्डिंग ऑफ बोन्स में हेल्प करते हैं। ये जो ई कोलाई है, एस्चेरिचिया कोलाई है, ये एक बैक्टीरिया होता है, एक सिम्बियोटिक रिलेशन होता है ह्यूमन बॉडी और इसका, ठीक है। तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता। ये क्या करता है, बड़ी मात्रा में विटामिन के और विटामिन B12 का सिंथेसिस करता है, प्रोडक्शन करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 14th क्वेश्चन देखिए ध्यान से, सही विकल्प चुनना। 4 ऑप्शन है। बेरी-बेरी रोग रेटिनॉल की कमी से, एनीमिया पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी से, किलोसिस नियासिन की डेफिशिएंसी से और पेलाग्रा राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से। अब यहाँ पर देखिए आपको विटामिन A, B, C करके नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको साइंटिफिक नेम ही मिलेगा। तो बेरी-बेरी B1 की कमी से होता है। B1 को थायमिन बोलते हैं, ना कि रेटिनॉल। रेटिनॉल बोलते हैं विटामिन A को, और इसकी कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। एनीमिया दिया गया है, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की कमी से होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, यही हमें सही उत्तर चुनना था। किलोसिस क्यों होता है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी से, और पेलाग्रा होता है विटामिन B3 नियासिन की कमी से, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से जल में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन है, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और रेटिनॉल। सबसे पहले मैं सामने लिख देती हूँ कौन कौन से हैं। B1 थायमिन, राइबोफ्लेविन B2, नियासिन B3 और रेटिनॉल A। मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल B और C होते हैं। जितने भी B आ जाए वो सारे वाटर सॉल्युबल हैं और C है, ठीक है। तो इसके अलावा अगला जो A, D, E, K ये सारे फैट सॉल्युबल हैं, वसा में घुलनशील हैं। जो पानी में घुलनशील होते हैं वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर भी निकल जाते हैं, इसलिए हमें विटामिन B, C रेगुलर लेने की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए जल में घुलनशील विटामिन मैंने याद करा B और C। तो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। रेटिनॉल A कैसा है, ये एक तरह का फैट सॉल्युबल है। विटामिन A को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। विटामिन D को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। विटामिन E है टोकोफेरॉल। विटामिन K है फिलोक्यूनियम, ठीक है। विटामिन C क्या हो जाएगा, स्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, सही उत्तर चुनना है। पहला स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश में जो अभिलिखित वन क्षेत्र है, ठीक है, टोटल फॉरेस्ट कवर है जो आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर पूछा जा रहा है ग्रीन वॉश के साथ। तो ये कुल वन आवरण का कितना है, 5707.04 किलोमीटर स्क्वायर। और यूपी के चित्रकूट में तुलसी सबरी जलप्रपात पर धनुष बाण के आकार का यूपी के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, गलत विकल्प चुनना है इसमें। पहला है, अमेरिकी सीनेट ने 20 सितंबर को अमेरिका भारत भागीदारी दिवस के रूप में घोषित किया। सेकंड है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 21 अक्टूबर 2024 को देश में पहली बार 3 ट्रांसजेंडर दरोगा की नियुक्ति पत्र सौंपा, इनको मतलब नियुक्ति पत्र सौंपा। थर्ड है, उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के मुदलीपाड़ा पुलिस सीमा और खैरपुर ब्लॉक के बोंडा घाट की जो बोंडा समुदाय की लड़की है बिनी मुदली, उड़ीसा सिविल सेवा OCS परीक्षा पास करने वाली आदिवासी समुदाय की पहली महिला बनी थी। इसमें कौन सा गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन सी होगा, मतलब पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पे डेट गलत दी गई है, 30 सितंबर होगा, ना कि 20 सितंबर। 18th क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष तक यूपी की वार्षिक पर्यटन जो आगमन संख्या है वो 850 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, 2025, 2027, 2028 या ईयर 2030। इसका राइट आंसर हो जाएगा तो कितना, ऑप्शन सी 2028 तक, ठीक है। 19वां प्रश्न है, लेडी ऑफ जस्टिस का जो नया स्टैचू है इसके बारे में सही कथन क्या है। पहला है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय परिसर में न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण किया जो पहले की लेडी जस्टिस का स्थान लेगी। बताया जा रहा है दाएं हाथ में तलवार के स्थान पर अब संविधान की किताब है। इसका राइट आंसर होगा कौन सा सही, केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि दाएं हाथ में समाज की बराबरी का प्रतीक एक तराजू जो पहले की तरह है वो बरकरार है। बाएं हाथ में तलवार थी, उसकी जगह पर संविधान की किताब है। आंखों पर जो पट्टी थी वो हटा दी गई है और मूर्ति का रंग जो है वो सफेद है, जो सफेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर रखी गई है। और परिधान, अगर वस्त्रों की बात करें तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का परिधान दिया गया है पश्चिमी लिबास की बजाय, ठीक है। तो यह मूर्ति, इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में कानून अंधा नहीं है और ना ही यह सिर्फ दंड देने वाला है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है।
20वां प्रश्न है, हैदराबाद और दिल्ली के एरो सिटीज की तरह उत्तर प्रदेश के किस शहर में 1500 एकड़ में एरो सिटी विकसित की जाएगी? वाराणसी, लखनऊ, कानपुर या गोरखपुर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के जो जेवर है इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना 172 एकड़ में फैली हुई एरो सिटी बनाई जाएगी और लखनऊ में भी ऐसा प्रस्तावित किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है।